इस बज़्म में आप तमाम हज़रात का इस्तक़बाल है। मैं तमाम मेहमानान बिलख़ुसूस प्रोफ़ेसर सैयद अली मशरफ़ जायसी साहब, प्रोफ़ेसर फ़रियाद साहब, प्रोफ़ेसर प्रदीप कुमार साहब, डॉक्टर क़मरुद्दीन साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि डाइस पे तशरीफ़ लाएँ, और डॉक्टर यूसुफ़ ख़ान साहब से भी दरख्वास्त है कि आप डाइस पे तशरीफ़ लाएँ। इस मौके पर मैं रिनाउंड साइंटिस्ट जियो साइंटिस्ट प्रोफ़ेसर शकील अहमद साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि आप भी शहनशीं पे तशरीफ़ लाएँ। और आप लोगों से दरख्वास्त करता हूँ मेराज भाई डॉक्टर आमिर बद्र साहब सामने की नशिस्त में आ जाएँ तो बहुत अच्छा रहेगा। डॉक्टर मुजीब साहब, इस प्रोग्राम में मेरा युवा भारत, जिसके मकासद में ये तमाम बातें शामिल हैं कि नौजवान किस तरह से मेमार कौम बन सकें और मेमार कौम के तौर पर काम कर सकें। हुकूमत और शहरियों के दरमियान एक युवा सेतु के तौर पर नौजवानों को देखना चाहती है, इसलिए इस प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। और कल 31 अक्टूबर को मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स की जानिब से ये प्रोग्राम बाकायदा ऑफिशियली तौर से लॉन्च किया जाएगा कि नौजवान किस तरह से क़यादत कर सकें, अपना एक्टिव रोल अदा कर सकें। और इन्होंने एक जुमला इस्तेमाल किया है एक्टिव ड्राइवर्स का। अब तक हमारी कहीं भी शिरकत हुआ करती थी तो बस सिर्फ़ और सिर्फ इस तरह से हुआ करती थी बहैसियत पार्टिसिपेंट। शायद इसी बात के पेश नज़र प्रोफ़ेसर मोहम्मद फ़रियाद साहब, जो कि इस प्रोग्राम के नोडल ऑफिसर हैं, कन्वेनर हैं, उन्होंने इस प्रोग्राम को सेमिनार का नाम न दे करके वर्कशॉप का नाम या उन्वान दिया है, ताकि इसमें हम सब की इस तरह से नुमाइंदगी हो सके, हम सब इस तरह से हिस्सा ले सकें कि हम तमाम अपना अपना रोल अदा कर सकें। न ये कि एक पैसिव लिसनर के तौर पे हम काम कर सकें, बल्कि एक्टिव ड्राइवर्स के तौर पे हमें काम करना है। तो इस प्रोग्राम के बाकायदा आगाज़ के लिए मैं दावत देता हूँ ताली कुरान डॉक्टर मौलाना अब्दुल अलीम साहब को कि आप तशरीफ़ लाएँ और तिलावत कलाम पाक पेश फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अर्रहमानु अल्लमल क़ुरआन ख़लक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। अश्शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान वन्नज्मु वश्शजरु यस्जुदान वस्समाअ रफ़अहा ववदअल मीज़ान अल्ला ततग़ौ फ़िल मीज़ान वअक़ीमुल वज़्न बिलक़िस्ति वला तुख़सिरुल मीज़ान वल्अर्द वदअहा लिलअनामि फ़ीहा फ़ाकिहतुन वन्नख़्लु ज़ातुल अक्माम वल्हब्बु ज़ुल अस्फ़ि वर्रैहान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। ख़लक़ल इंसान मिन सलसालिन कल्फ़ख़्ख़ार वख़लक़ल जान्न मिन मारिजिम मिन नार फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हाज़रीन महतरम, ये सूरह रहमान की इब्तिदाई 16 आयतों की तिलावत का शर्फ़ हासिल किया गया, जिसका तर्जमा समाअत फ़रमाएँ। वो रहमान ही है जिसने क़ुरान सिखाया, उसी ने इंसान को पैदा फरमाया,
उसी ने उसे बयान सिखाया। सूरज और चाँद उसी के मुकर्ररा हिसाब से चल रहे हैं और ज़मीन पर फैलने वाली बूटियाँ और सब दरख्त उसी को सजदा कर रहे हैं। और उसी ने आसमान को बुलंद कर रखा है और उसी ने अदल के लिए तराजू कायम कर रखी है ताकि तुम तोलने में बेइतदाली ना करो और इंसाफ के साथ वज़न को ठीक रखो और तोल को कम ना करो। ज़मीन को उसी ने मखलूक के लिए बिछा दिया, उसमें मेवे हैं और खोशों वाली खजूरें हैं और भूसा वाला अनाज है और खुशबूदार फल फूल हैं। बस ए गुरोह जिन्नो इंस, तुम दोनों अपने रब की किन किन नेमतों को झुटलाओगे। उसी ने इंसान को ठीकरी की तरह बजते हुए खुश्क गारे से बनाया और जिन्नात को आग के शोले से पैदा किया। बस तुम दोनों अपने रब की किन किन नेमतों को झुटलाओगे। शुक्रिया। बेहद शुक्रिया डॉक्टर अब्दुल अलीम साहब। यहाँ पे मैं ये भी बताता चलूँ कि जहाँ एक्टिव ड्राइवर्स की बात कही गई है वहाँ पे एक्सपीरियंशियल लर्निंग की बात भी कही गई है। इसके अगराज़ व मकासिद में, युवा भारत के अगराज़ व मकासिद में, कि हम अगर जैसे मान लीजिए कि हमारी किताब में सबक है अब्बू खां की बकरी, तो सिर्फ़ उसकी तस्वीर दिखा के हम काम न चला लें, बल्कि बकरी से तालिब इल्म को रूबरू कराएं, वो देखे, वो समझे। और इसीलिए आजकल बहुत सारी किताबें भी ऐसी आ रही हैं जिस पे अगर उन कुतुब में बकरी के कुछ बाल वगैरह लगे हुए हैं, वो छू कर उसे महसूस कर सकता है। और यूथ अफेयर्स की बात की जाए तो यूथ से आप सिर्फ ये ना समझ लें, नौजवान से सिर्फ ये ना समझ लें जो उम्र में नौजवान हो। आप याद रखें कि यूनिवर्सिटी के लीडर्स या एक तरह से जो जहन से नौजवान हैं उसकी बात की जाए तो हमारे सामने इस वक्त तमाम लोग कहीं ना कहीं लीडिंग रोल अदा कर रहे हैं। चाहे वो इस वक्त हमारे शहनशीं पे जलवा अफरोज़ प्रोफेसर शकील अहमद साहब हों, चाहे वो प्रोफेसर फरियाद साहब हों, प्रोफेसर सैयद अली मशरफ जायसी साहब हों, डॉक्टर यूसुफ खान साहब हों, प्रोफेसर प्रदीप कुमार साहब हों, या फिर शेख कमरुद्दीन और दीगर तमाम लोग जो यहाँ पे बैठे हैं, कहीं ना कहीं अपने फील्ड में, अपने मैदान में लीडिंग रोल अदा कर रहे हैं। हर कोई अपनी क्लास में अदा कर रहा है, कोई सोशल वर्क में, कहीं ना कहीं ज़रूर हम अपना लीडिंग रोल अदा कर रहे हैं। तो ये जो युवा की बात की गई है, मेरा युवा भारत, तो इस ज़िम्न में इसको शॉर्ट में माई भारत यानी MY मेरा युवा भारत, तो इस ज़िम्न में मैं आपको बता देना चाह रहा था कि युवा से ये ना समझ लिया जाए कि उम्र की नौजवानी की बात चल रही है, बल्कि जहन की नौजवानी की बात भी यहाँ पे है। अब मैं दरख्वास्त करता हूँ IMC की टीम से, टेक्निकल टीम से, कि वो मानू का तराना पेश करें। ये जामियाए ज़बान उर्दू, ये जामियाए ज़बान उर्दू, ज़बान उर्दू का आशिया है, ज़बान उर्दू का आशिया है। ये जामियाए ज़बान उर्दू, ये जामियाए ज़बान उर्दू। कलाम सारे है दर्ज रूह में, कलम से उतरा हुआ बदन है। ये इल्म का शहर घर है मेरा, मेरा मदरसा मेरा वतन है। तालीम का मौसम है, तहजीब की फसलें हैं, हम रोशनी करते हैं, सूरज की नस्लें हैं। उर्दू की उड़े खुशबू, ये जामियाए ज़बान उर्दू, ये जामियाए ज़बान उर्दू, ये जामियाए ज़बान उर्दू, ये जामियाए ज़बान उर्दू। जो दाना गुजरे थे इस ज़मीं से, जो दाना गुजरे थे इस ज़मीं से, वो इल्म के बीज बो गए हैं। बड़े हुए जब पौधे बढ़ के, हमारे कद ऊंचे हो गए हैं। हम
चांद की पेशानी जब छू के निकलते हैं, कायनात में है पाओ और मार्स पे चलते हैं। उर्दू की उड़े खुशबू, ये जामिया है ज़बान उर्दू, 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 ज़बान उर्दू का आशियाँ है, ये जामिया है ज़बान उर्दू। बेहद शुक्रिया। इजहार तशक्कुर पेश करने इजहार वेलकम एड्रेस पेश करने के लिए मैं दावत देता हूँ जनाब डॉक्टर यूसुफ खान साहब को, जो प्रोवोस्ट हैं बॉयज़ हॉस्टल्स के और प्रिंसिपल पॉलिटेक्निक हैदराबाद। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप तशरीफ़ लाएँ। मेरा युवा भारत के मैंडेट में ये भी बात शामिल है कि नौजवानों की उमंगों और कम्युनिटी की ज़रूरियात के दरमियान बेहतर सबबंदी और मुमासलत कैसे पैदा की जा सके। तो आप हॉस्टल को डील करते हैं, तमाम तरह के अशखास को सर ने यहाँ पे जमा किया है, जैसे कि डेटाबेस हमें तैयार करना है, बनाना है, तो उसके लिए CSIT से प्रोफेसर प्रदीप कुमार साहब हैं। तो मैं प्रोफेसर साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि आप वेलकम एड्रेस पेश करें। अस्सलाम वालेकुम। मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मौलाना आज़ाद नेशनल यूनिवर्सिटी के असातिज़ा इकराम और जो जितने भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उन सब की जानिब से जो है आप सबका जो है और जो है जितने भी डायस पे मौजूद जो है रिसोर्स पर्सनस है, डिग्निटरीज़ है, उन सबको जो है खैर मकदम करता हूँ। इस प्रोग्राम के जो है चीफ़ गेस्ट हैं प्रोफेसर अलीम अशरफ जैसी साहब, जो डीन स्टूडेंट्स वेलफेयर हैं और हेड है अरबिक डिपार्टमेंट का। सर आपका भी खैर मकदम है। इसके साथ साथ जो है हमें जो है यूनिवर्सिटी में एक एकेडमिशन के साथ साथ हमारे पास मौजूद जो है यूनिवर्सिटी का जो है ऑनरेबल वाइस चांसलर सर सैयद ऐनुल हसन सर का जो है हमारे ऊपर एक बड़ा एहसान है कि वो हमारे यूनिवर्सिटी में इस बीच जो है एक साइंटिस्ट को भी हमारे बीच मौजूद है, जिनकी वजह से साइंटिस्ट हमारे पास है जो यूनिवर्सिटी के सतह को जो है इंटरनेशनल लेवल पर जो है हमारी यूनिवर्सिटी को लेके जा रहे हैं। वो हैं प्रोफेसर शकील अहमद सर। सर आपका भी खैर मकदम है। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो है इस यूनिवर्सिटी में सब में यंगेस्ट प्रोफेसर जो है वो प्रोफेसर फरियाद सर थे, अब है भी हैं माशाल्लाह से, और काफ़ी प्रोएक्टिव है, काफ़ी जो है फ़ाल जिसे कहा जाता है वो है। और हमारी जो है कभी भी एक यानी उनके कॉल पे जो है हम तैयार हो जाते हैं और हमारे कॉल पे वो तैयार होते हैं यूनिवर्सिटी के लिए, देश के लिए। और जब भी ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं कि वो बस अपने टोज़ पे ठहरे हुए रहते हैं। और मुझे अच्छा लगता है कि जो है ऐसे कामों में जो है सर जो है हम लोग को पॉलिटेक्निक को भी इस्तेमाल करते हैं। पूरा फ्रंट रो मेरे ख़्याल से पॉलिटेक्निक से भरा हुआ है फैकल्टी से। सर भी जो है अपने क्रिमिनल रिपोर्टर से जो है प्रोफेसर फरियाद बने हैं माशाल्लाह से, और यंगेस्ट यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर। सर आपका भी खैर मकदम है। और मेरे ख़ास दोस्त और ख़ास जो है टेक्नोलॉजिकल जो कंपैटिबिलिटी जो बताते हैं कि जो है हमारे से काफ़ी आगे हैं, हम उनके छोटे भाई हैं। पॉलिटेक्निक जो है बीटेक के जो है ये बोल सकते हैं कि फीडर डिपार्टमेंट है या प्री इंजीनियरिंग स्कूल है। तो हमारे जो है स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी के जो है यंगेस्ट बोल सकते हैं, और जो है काफ़ी जो है एक्टिव और काफ़ी मिलनसार। और ये जो है जो प्रोफेसर हैं बिल्कुल जो है आपके जो है सामने बता देंगे कि क्या चीज़ है, क्या फैक्ट्स है। ये कभी भी इसको शर्माते नहीं है कि फ़ैक्ट्स बताने के लिए। वो है प्रोफेसर प्रदीप जी। सर आपका भी बहुत बहुत इस्तकबाल है। और हमारे ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट के जो है पुराने जो है साथी मौजूद हैं, डॉक्टर कमरुद्दीन साहब। इनकी वजह से जो है हमारे ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट का विज़न भी जो है अमल में आया। मगर हम जब इनके साथ काम कर रहे तो ये मालूम हुआ कि ये हिंदुस्तान में कई जो है जितने उनको जो है स्ट्रेस है तो फ़ौरन आप इनके तरफ मुतवज्जे हो जाना। काफ़ी जो है आप इनसे बातचीत करने पे एक अंदाज़ा हो जाता है जिस तरीके से ये हंसते हुए मुस्कुराते हुए बात करते हैं कि स्ट्रेस जो है वाकई रिलीज़ हो जाता है। तो सर आपका भी इस्तकबाल है। तो इस मौके पर मेरा युवा भारत ये काफ़ी अच्छा टॉपिक चुना गया, और इस मौके पे जो है असातिज़ा इकराम का
प्रोफेसर सलमान सर डीन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी साइंसेस के मौजूद है। सर आपका भी खैर मकदम है। असातिज़ा इकराम एजुकेशन के, मास कम्युनिकेशन जर्नलिज़म के, CSIT के तमाम जितने भी शोबे के जितने भी जो है प्रोफेसर हजरात है, रिसर्च स्कॉलर्स है, PG UG स्टूडेंट्स है, आप सबका खैर मकदम। ये जैसा डॉक्टर जरार सर ने बताया है कि जो है ये आपका जो है सुनना खाली सुनने के लिए नहीं है, निश्चितन गुफ्तन बर्खास्तन, पर्शियन मैं भी थोड़ा इस्तेमाल करता हूँ कभी कभी, कि जो है सुन लिए बैठे बस चले गए, ऐसा नहीं है। इसको जो है ये जो जितने भी आपके सामने मौजूद है अपने अपने फील्ड में जो है आगे बढ़े हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं और सिचुएशंस को डील कर रहे हैं, और जो है ख़ास तौर पे जो है इस यूनिवर्सिटी के नौजवान को आगे लेके आने में इनका अहम रोल है। तो इनकी आप बातों को ना कि सुने, नोट करें और अमल करें इंशाल्लाह। मैं ये नियत करता हूँ कि ये 2 दिन आप लोगों से मैं ये उम्मीद करता हूँ कि ये 2 दिन जो है आपके बड़ी कीमती दिन होंगे, और हर लम्हे को जो है आप गौर से तवज्जो के साथ सुनेंगे, अमल करेंगे और दूसरों तक पहुँचाएंगे, करेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। अब बारी है प्लांट प्रेजेंटेशन की। सबसे पहले आज के हमारे मेहमान खुसूसी प्रोफेसर सैयद अली मशरफ जायसी साहब को प्लांट पेश करने के लिए मैं दावत देता हूं प्रोफेसर मोहम्मद फरियाद साहब को कि आप सर को प्लांट पेश करें। इसके बाद मैं डॉक्टर अब्दुल अलीम DD साहब से दरख्वास्त करता हूं कि वो आलमी शोहरत याफ्ता प्रोफेसर शकील अहमद जियो साइंटिस्ट की खिदमत में प्लांट पेश करें। डॉक्टर अजमल अली ख़ान साहब से दरख्वास्त करता हूं कि आप तशरीफ़ लाएं और प्रोफेसर प्रदीप कुमार साहब को प्लांट पेश करें। टू बी हमारे अलुमनी और ग्लोबल फायर एंड सेफ्टी के CEO जनाब आफ्ताब अहमद साहब से दरख्वास्त करता हूं कि वो हमारे प्रोवोस्ट जनाब डॉक्टर यूसुफ खान साहब की खिदमत में प्लांट पेश करें। डॉक्टर इकबाल ख़ान साहब से दरख्वास्त है कि आप डॉक्टर शेख कमरुद्दीन साहब को गुलदस्ता पेश करें। आप तमाम का बेहद शुक्रिया। अब मैं दावत देता हूं प्रोफेसर प्रदीप कुमार साहब को। जी हाँ, क्या कुछ मिस हुआ है क्या? प्रोफेसर प्रदीप कुमार साहब को हेड CSIT साहब से दरख्वास्त करता हूं कि आप तशरीफ़ लाएं और मेरा युवा भारत का इंट्रोडक्शन पेश करें। प्रोफेसर प्रदीप कुमार साहब, हेड CSIT। थैंक यू जरार साहब। A very good morning to one and all, the respected dignitaries on the dais, of the dais, and सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूँगा जरार साहब का, because the theme was the My Yuva Bharat, lead development, leaded by the youth of the country, and he introduced that not only the you are the Yuvas, हमें भी उन्होंने certified कर दिया कि we are also going to be the Yuva part of this community, so thank you for involving. एंड स्पेशली सलमान साहब का भी उन्होंने काफ़ी मोटिवेट किया कि इसमें कुछ ज़्यादा नहीं बोलना है, युवा पे ही बात करनी है। सो आई केम विद दैट बैकग्राउंड। सो थैंक यू वेरी मच फॉर इन्वॉल्विंग इन दिस सेशन, एंड इट इज़ एब्सोल्यूट प्राइड, प्लेजर एंड प्रिविलेज टू स्टैंड बिफोर यू दिस मॉर्निंग. This event is going to be launched tomorrow on the day of Unity Day in the country by Honorable Prime Minister Narendra Modi ji, under the aegis of Ministry of Yuva Sports, Yuva Affairs and the Sports. And as far as this the theme is concerned, the day, not only today's, tomorrow's, this century is going to be yours. So you have to start believing from this point onwards, and it is not going to be just an exaggerated point. It is not going to be just a
any statement on a political forum or any, political scenario, right? Political landscapes. So as far as this UI is concerned, I start from a very rough figure of this population of the country. India is the largest populous country in the world, taking over China, almost crossing 142 crore people in the country. But this is just a figure. And figure is a part because I am from a computer science background. It is just going to be a part of the repository for me. So as far as the technological interventions, the technological tools that can achieve something where we can apply like a text mining, data mining, web mining, or we can extract something insightful from these kind of data. And the data shows that the maximum population in the country, in the entire globe, in the entire arena is from the country, from our country only. So this is perhaps in the range of from 20 to almost 45 or 50, and wherein we almost lies somewhere down the line or on the border. And that's the best part of this picture, that the maximum youth are from this country only where I belong. So that way it is going to be a country of yours, it's going to be a country of mine, and everyone we are going to contribute. Now, having said this statement that this is the century is going to belong to the youth and the development lead by the youth. So you need to understand the responsibilities, and you need to understand the challenges you are going to face in the days to come down the line. And if I start from a very common practice, social media. Social media is one of the most dominated media in the around the globe. So one has to understand particularly this youth, the contents, this integrity, then the accuracy, and the trends we usually and we sometimes blindly follow, here and there, directly, indirectly, knowingly or unknowingly. And one of the disruptive language, that is the artificial intelligence, machine learning, that is going to make a lot of disturbance. I'm sure my students who are sitting in the audience, how many of you are aware of the ChatGPT? Yes. Okay, thanks God you are aware, but then you see the consequences also. The car is going to be automated, and if you want to stop on the highways, you will not be allowed. A simple example, if you have not kept your belt properly, you have not tied your belt properly, the alarm will continue till you don't follow the rules. Right? The moment you want to reply any messages, the AI will come into the picture and dictate you the terms and the conditions, and you just blindly follow. So youth are not expected to that. Right? So the challenges are various, and some of them, if we count on them, this global powerhouse. After US, China, then Germany and Japan, we are the 5th largest global in the world. So this is going to be one of the major booster powerhouse to all the young people, young minds to cater from here and move forward. And as we target, we are going to be the 3rd billion-dollar economy, trillion-dollar economy. That's going to be the challenge. Another part, the sustainable development goals. One have to understand that this is a planet for the people with the peace and prosperity and through the partnership. So all these sustainable development goals has to be achieved, has to be kept in mind, and that has to be catered by this youth and the generation coming and the sitting before me. The women empowerment. No country can uplift unless there is a complete development and the empowerment of the women. They have to be taken care of. The special children's, who need the special, assistance in any sort of things. They need to be catered again with this one. So then challenges are multi-folds. So one has to work in order to achieve that. And as a part of this resource person of this workshop, I'll be talking later on in detail how does this technology is going to help. And we need to connect the disconnected people of the country. And यकीन जानिए जिंदगी शुरू होती है गांव से, villages से. So until unless we are going to reach to the villages, every villages, gram panchayat, talukas, tehsil, all these township, jila parishad, all has to be connected. So the 4 terms I'll just repeat and then conclude. Connect and communication.
connectivity and then communication. And to the back end at the digital technology is concerned, we are going to compute with the automation. So this is the job of this Digital India is going to take care. So I think I'm not much prepared on this forum. So thank you very much for inviting me and sharing my views. Thank you so much. Wish you all the best. शुक्रिया सर। बिल्कुल चैट जीपीटी एक बहुत ही ज़ख़ीम मवाद पे काम करता है और उसी तरह से मेरा युवा भारत भी नौजवानों का मरकज़ी डेटाबेस यानी सेंट्रल डेटाबेस पे की बात करता है और उसी के साथ साथ फिजिटल इकोसिस्टम, फिजिटल यानी फ़िज़िकल और डिजिटल इकोसिस्टम की बात करता है। सर ने गांव और शहर की बात की, तो इसमें भी इस बात का जिक्र है कि रर्बन इन्होंने बनाया है कि रूरल और अर्बन इन सबको हमें साथ में लेके चलना है। तो बेहद शुक्रिया सर इन तारुफ़ी कलिमात के लिए। इसके बाद मैं दावत देता हूँ हमारे आज के मेहमान खुसूसी एक मुतबहिर आलिम प्रोफेसर सैयद अलीम अशरफ जायसी, डीन स्टूडेंट वेलफेयर साहब। माजरत चाहूँगा थोड़ा सा तरमीम है इस प्रोग्राम में। मैं यहाँ पे इस मौके पर दावत देता हूँ डॉक्टर कमरुद्दीन साहब, असिस्टेंट प्रोफेसर मैनेजमेंट, कि आप तशरीफ़ लाएँ और इस मौके पर मेरा युवा भारत के तहत अपने ख्यालात का इजहार फरमाएँ। Assalamu alaikum. A very good morning to all. ये मेरा यो भारत है, तो ऑलरेडी भारत बहुत यो है. There are the 600 million youth are there. There is a plenty of opportunities are also there. इतने मौके हैं यूथ के सामने. So how to utilize and not utilize? This indicates the leadership abilities of an individual. जो हमारे सामने जब बेहद है, 21st century is the century of the opportunities. इसमें ना आप पैसों का इन्वेस्टमेंट करना है, ना आप लैंड की ज़मीन की इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत ही नहीं है, सिर्फ अपना दिमाग इस्तेमाल करके अपना खुद आगे बढ़ा सकते हैं. दिस इज़ द 21st century opportunities. तो देर इज़ द 18 to 35 ईयर्स के बीच में, इसको यंग बोलते हैं, और 14 ईयर्स से लेके 600 मिलियन पीपल आर देयर एग्जिस्टिंग इन इंडिया. तो हमारे सामने एक सवाल रहती हमेशा, हम आगे कैसा बढ़ना है, आगे कैसा बढ़ाना है. दो चीज़ें रहते हैं. ख़ुद को आगे बढ़ाते हुए तो जो हमारे साथ रहते लोगों को आगे बढ़ाना ही है. दिस इज़ कॉल्ड द लीडरशिप. Thus the youth, the major objective in front of the 21st century's crisis is the leadership crisis. ना हम confusion में हैं, लोगों को भी confuse करते हैं. That is the problem of the youth of the 21st century, especially in India. तो इंडिया की बहुत बड़ी challenge यही है, there is no direction. Two kinds of the direction. There is no self-direction. There is no direction from the utilization of manpower that is available in India. This is the environment. ऐसे कि माहौल के बीच में अपन यूनिवर्सिटी में दाखिल हुए थे. What the universities will do for the sake of us? The universities are nothing but it will transform our personalities. जो कैसा रहता बोले तो, जो एक नारियल को ले लिए तो, जो नारियल को उसमें एक मशीन में डाल दिए तो तेल निकल के आ जाता. Similarly, the universities in anywhere else in the world, अब दुनिया में कौन से भी जगह पे ले लो, the universities of the places where they transform every dimensions of a personality and every individual has an opportunity to emerge himself as a leader. Yeah. यूनिवर्सिटी ऐसी जगह होती है तो जो जैसा भी बंदा यूनिवर्सिटी में एडमिट होने दो, तो बाहर को जाते वक्त है खुद का खुद एक अच्छा से लीडर बन के बाहर को चले जाता है. और दुनिया के मशहूर लीडर्स को ले लिए तो दिस इज़ द यूनिवर्सिटीज़, द यूनिवर्सिटी इश्यूज़, योर इंटरेक्शन विद द वेरियस काइंड्स ऑफ द स्टूडेंट्स, बिकॉज इट इज़ द प्लेस वेयर फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी द वेरियस काइंड्स ऑफ द कल्चर्स, various kinds of the diversified people, diversified mindsets, diversified psychological aspects, various kinds of the departments, that is the उर्दू से लेके अरबी तक, अरबी से लेके फ़िलासफ़ी तक, फ़िलासफ़ी लेके मैनेजमेंट तक, मैनेजमेंट से लेके सोशल साइंसेस तक.
लोग अलग अलग सिस्टम्स में नॉलेज है। एक पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट्स पॉलिटिकल साइंस में नॉलेज के लिए कोशिश करता रहता, लिटरेचर में थोड़े लोग काम करते रहते, मैनेजमेंट में और थोड़े लोग काम करते रहते, और जर्नलिज्म में थोड़े लोग काम करते रहते। एंड ऑल दिस इज द यूनिवर्सिटी इज़ अ हब ऑफ द नॉलेज एंड द वेरियस सेट ऑफ द पीपल दे लिव टुगेदर and they try to enrich themselves. There is no other best place to develop the leadership aspects in the entire world. This is the best place. अल्लाह ताला थोड़े लोगों को मौका देता है यूनिवर्सिटी में एडमिट होने का। अपॉर्चुनिटी विल बी गिवन टू एवरीबडी। द हाउ टू यूटिलाइज इट, इट इज़ योर डेस्टिनी। आपकी किस्मत होती है, आपको उसको इस्तेमाल करें और गैर इस्तेमाल करें। दैट इज द केस। सो हम इसके डिटेल में बाद में देखेंगे कैसा डेवलप करना है। तो जब अंदर से हमारी ट्रांसफॉर्मेशन निकल जाती, द वे वी ट्रांसफॉर्म आवर सेल्फ फ्रॉम इनसाइड, इट विल बी रिफ्लेक्टेड ऑन अदर साइड। जो हम चेंज होना बोल के एक डिटर्मिनेशन होता, अंदर से हमें एक डेडिकेशन शुरुआत हो जाती, हमारी परसेप्शन नज़रिया ही चेंज हो जाती। हम हमेशा हर दिन हमें डेवलपमेंट साइड ही चलते रहते। हमारे दिमाग में वो सोच ही नहीं है, सबके साथ हम भी गुजर जाते हो जाता। मैं ये लास्ट लाइन में एक बात बोलना चाह रहा हूँ। मेरे ख्याल से 15 साल के पहले एक बड़ी कॉरपोरेट यूनिवर्सिटी मैं एक इंटरव्यू के लिए गया था। वहाँ पे एक सवाल पूछे थे, सारे बहुत तस्वीर दीवार पे लटक रहे थे। तो उसमें से एक सवाल पूछे थे, आपके ये पूरे लोगों को पहचानते क्या? उस पर गांधी है, इंदिरा गांधी है, और अजीम प्रेम जी का फ़ोटो है, इन्फोसिस नारायण मूर्ति का फ़ोटो, सारा कुछ है। अच्छा है लीडर्स है। इन देयर रेस्पेक्टिव फील्ड्स दे आर द लीडर्स। दे बिल्ट, दे एस्टैब्लिश, दे डेवलप, दे क्रिएट द वेल्थ टू द नेशन एंड द वर्ल्ड। क्या इसमें से आप कौन सा लीडर को पहचान सकते हैं? आप इसमें से कौन सा लीडर आप ज़्यादा पसंद करते हैं? एक 30 मिनट्स का गैप लेने के बाद मैं बोला था, ये सबसे बड़े लीडर और एक है, उनका नाम मैं बता सकूं क्या? ठीक है, बता दो। ये सबसे बड़े लीडर एक ही है, वो मेरे मदर है। मदर इज़ द बेस्ट लीडर ऑफ एवरीबडी इन द लाइफ। द लीडरशिप ट्रेनिंग स्टार्ट्स फ्रॉम आवर होम एंड इट स्प्रेड्स टू द community to the society. She will motivate you, she will guide you towards to achieve something in your life. That is leader, nothing else. जो कौन है तो बंदा हमारे को गाइड करता, मोटिवेट करता, जो हमारे मकसद के तरफ उसको कामयाब बनाने के लिए हमारे पीछे साथ दे के हमारे को आगे बढ़ाता, उसे ही लीडर बोलते। सिंपल। जुलूस निकालने वाला, 4-5 एक 100 गाड़ियाँ लेके पीछे से जाने वाला, दिस इज़ नॉट द कार, दैट इज़ मास, दैट्स नॉट द लीडरशिप, दैट इज़ कॉल्ड द मास strength that is shown off on the earth. So with this few words, I think that I'm very much thankful for giving me this opportunity by Dr. Faryad Saab, and he invited for cordially inviting me here, and JC Saab, and who is this the Dean of Student Welfare, और अब पूरे लोग जानते हैं साइंटिस्ट सब यहाँ पे हैं, and after coming and so many awards and rewards for came to the Manu and Yusuf Khan Saab, and we work for placement and the energy and the dynamics always motivates the people. When you see him, always he is 24/7, always in the same mode of the dynamic energy. And Pradeep Kumar Saab, and who tried to illustrate you the changing role of the artificial intelligence and its impact on our day-to-day life. And thank you very much, and let us meet again. Thank you. बेहद शुक्रिया सर। नाजरीन, आप समाअत फरमा रहे थे डॉक्टर शेख कमरुद्दीन साहब को। अब आइए इसके बाद दावत देते हैं आलमी शोहरत याफ्ता जियो साइंटिस्ट और साइंस के मैदान में यूनिवर्सिटी को लीड करने वाले प्रोफेसर शकील अहमद साहब को कि आप तशरीफ़ लाएं और अपने तअस्सुरात पेश करें। प्रोफेसर शकील अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम, good morning to all. So Jayashi and other dignitaries on the dais and dear colleagues or students, ladies and gentlemen, good morning again. सबसे अच्छी बात ये हुई मेरे शुरू करने की
कि फरियाद साहब ने ये डिक्लेयर कर दिया कि ये कोई सेमिनार और कॉन्फ्रेंस नहीं है बल्कि ये वर्कशॉप है, और ये बड़ी अच्छी बात है क्योंकि वर्कशॉप में ही हम कुछ निकाल सकते हैं। सेमिनार वगैरह में तो मिलना जुलना होता है। और ये बड़े जो टॉपिक आज है रीडिंग आपके सामने, इसमें बहुत सारे कन्फ्यूज़न तो नहीं कहना चाहिए, थोड़ा नेगेटिव जाता है, लेकिन डेफिनेट डिस्कशन की ज़रूरत है, और इसीलिए वर्कशॉप बहुत सही फिट होता है इसमें। और अभी दिन भर की आपके पास वक्त भी है तो वर्कशॉप तो इसलिए अच्छा है। तो मैं भी सोच रहा था कि भाई इसको किस तरह समझा जाए। मेरा युवा भारत, क्या भारत तो एक कंट्री है, उसको युवा, यंग और ओल्ड कहना मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि वैसे भी जो अर्थ है वो 3.6 बिलियन ईयर्स की है। और उसके अलावा दूसरी बात जो कही गई अभी इस डायस पे वो ये थी कि भाई युवा या यंग को जो है क्या एज से ही रिलेट किया जाए या किसी और चीज़ से, लेकिन कहीं ना कहीं एज उसमें आएगी, आप उसको अवॉइड तो नहीं कर सकते। ये अच्छी बात है, हमारे लिए खुश होने की बात है कि भाई हम भी यंग हैं, अभी जहन से यंग हैं या किसी और तरीके से, लेकिन बहरहाल एज उसमें आएगी कम से कम, क्योंकि इन जनरल परसेप्शन में जब भी आप युवा यंग की बात करेंगे तो देखिए, आप खुद देखें कि जो मिनिस्ट्री हमारी है, दिस इज़ मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स तो हम उसी एज में करते हैं, तो वहाँ भी कहीं ना कहीं लिंक हो रहा है। तो ये हमें रखना पड़ेगा दिमाग में, हम निकाल नहीं सकते। ये बात ज़रूर है कि दूसरे लोग जो हैं वो उम्र होने के बाद भी किसी दिल से और या जहनियत से यंग होते हैं, अच्छी बात है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम इसको क्योंकि युवा भारत लगा हुआ है तो भारत की एज की बात हम नहीं करेंगे, जाहिर सी बात है भारत में रहने वालों की एज की बात होती है। और आपसे बहुत सारी बातें बताई गई हैं कि देखिए हमारा कंट्री आज जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट टाइम पे है। ये डायनेमिक होता है ऑफकोर्स कि जो पॉपुलेशन है वो सबसे ज़्यादा बड़ी 20% वर्ल्ड को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हमारी ज़मीन सिर्फ 2.7% है वर्ल्ड की, लेकिन हम 20% पॉपुलेशन में। तो आप सोचिए कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए हमको, क्योंकि सबकी एक्टिविटीज़ जो है उस पर डिपेंड करती है कि आपके रिसोर्सेज भी हैं और क्या आपके में स्ट्रेंथ है और क्या आपकी वीकनेस है। तो 2.7% हमारी लैंड है पूरे वर्ल्ड की, 4% वाटर रिसोर्सेज है और 20% हम जो है पॉपुलेशन में है। और उस 20% में भी सबसे खासियत ये है कि अभी मैं देख रहा था उसे जो डेटा है कुछ ये बदलता रहता है, लेकिन 65% से ज़्यादा पॉपुलेशन हमारी 35 से एज से बिलो है। इसलिए मैं शुरू में कहा था एज आएगी कहीं ना कहीं, तो ये भी चीज़ है। तो आप 35% जो, क्योंकि हर एक एज की अपनी एक्टिविटी होती है। मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा, जब हम भी स्टूडेंट थे मेरे ख्याल से हाई स्कूल या उससे पहले भी, तो हमसे पूछा जाता था आप निबंध लिखिए विद्यार्थी जीवन पे, वो सब चीज़ें। तो शुरुआत होती थी साहब ठीक है, पहला जो है वो ब्रह्मचर्य है क्या, उसके बाद आप गृह मतलब आप हाउस होल्डर हैं, उसके बाद फिर आप निकलते हैं, ट्रैवल करते हैं, लोगों से मिलते हैं, आप भ्रमण करते हैं, उसके बाद आप जो है तो संन्यास लेते हैं। तो इन बैकग्राउंड में था कि एक 100 ईयर्स की बात करें अगर, अब तो शायद वो लाइफ एक्सपेक्टेंसी इतनी ज़्यादा नहीं हो सकती है। उसमें यह था कि 25 साल तक आप पढ़ते हैं, उसके बाद 25 से 50 साल तक आप अपनी फैमिली मेंटेन करते हैं, उसके बाद फिर आप दूसरों को देखते हैं, बाहर निकलते हैं, और 75 साल के बाद आप संन्यास लेते हैं कहीं दूर जंगल में जा कर के अपनी लाइफ को। तो ये डिफ़ाइन किया गया था ऑलरेडी कि आपको किस उम्र में क्या करना चाहिए। तो ये चीज़ अभी भी होती है, जाहिर सी बात है। आप हर उम्र में हर काम नहीं कर सकते। आपको मैं दिखाऊँ, यहाँ पर एग्जांपल दूँ मैं आपको, अंटार्कटिका जो है प्रोग्राम चल रहा है। अंटार्कटिका में जो है साइंटिस्ट जाते हैं, वहाँ पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हैं, बहुत सी चीज़ें हैं, उसको मैं डिस्कस नहीं करूँगा। लेकिन बात ये है कि वहाँ एक रूल है कि आप जो है एक ख़ास उम्र के बाद आप वहाँ नहीं जा सकते हैं। भले आपको दिमाग में बहुत ही अच्छा आइडिया हो, बहुत सारी चीज़ें हो, लेकिन आप वहाँ नहीं जा सकते हैं। आप दूसरों को भेजिए, उसको बता के भेजिए। तो ये है कि आपको क्या करना है किस एज में, ये मोर और लेस डिफाइन हो। लेकिन ये चीज़ बिल्कुल फिक्स नहीं होती है। मेरे ख्याल से अगर आप 50-60 साल या 100 साल पहले जाएँ, तो जो लोग जब उस वक्त 25 या 50 साल के जो लोग करते थे, या 100 साल के लोग तो अब होते भी नहीं हैं, ज़्यादातर बहुत कम होंगे। तो अब हमको दूसरा काम करना है। वो इसकी वजह वो ये है कि हमारा जो वर्ल्ड है वो चेंज हो रहा है। पहले टेक्नोलॉजी नहीं थी, पहले ऐसे बहुत सारे लोग हैं पहले के जो कभी किसी बहुत ही कोने में ज़मीन के पैदा होते थे और पूरी ज़िंदगी वहीं गुजार देते थे।
अब ऐसा शायद ही बहुत, अब ये नंबर बहुत कम होता रहा है और शायद ही कोई मिलेगा। आप देखिए सारे ट्रैवल में सारे प्लेन, सारे बसें, सारे चीज़, लोग ट्रैवल करते हैं, आगे बढ़ते हैं, लोगों को देखते हैं, तो उससे जो बदलाव आया है उससे हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो ज़रूरी है, पहले देखिए ये भी था प्रोफेशन में कि जैसे अब कोई आदमी काश्तकारी करता है तो उसका बेटा भी करता है, उसके जो और जनरेशन करते हैं, उसके बाद कोई अगर दर्जी है तो उसका बेटा भी सिलाई करता है बाद में, उसके बाद अब ये सब चीज़ें बिल्कुल बदल गई हैं। लेकिन दूसरी चीज़ें जो टेक्नोलॉजी में इतनी आगे बढ़ गई, जो अभी कहा गया था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग, और ये भी थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब है कि आप कुछ ना करें, आप कुछ ना सोचें, सब कुछ मशीन कर सकती है। वो शायद इतना आसान नहीं होना चाहिए अभी जो है, तो उसको कहीं कहीं ये डिज़ास्टर्स में हो सकता है। जैसे अब आप लोग गूगल पे चलते हैं, देख करके रास्ता बिना उसके नहीं चल पाते, कभी कभी आप गलत भी फंस जाते हैं, तो आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा कि टोटली अगर आपने छोड़ दिया, अपना दिमाग नहीं इस्तेमाल किया, थोड़ा मुश्किल है। तो बहरहाल कहना ये था कि ये कॉम्बिनेशन तो चलेगा, क्योंकि अगर आप सोचें कि सिर्फ यूथ ही सब कुछ करेगा वो मुमकिन नहीं है, और सिर्फ जो है एक्सपीरियंस लोग जो हैं वो करेंगे वो मुमकिन नहीं, क्योंकि एक्सपीरियंस अपनी जगह ज़रूर होता है और उसे डिफ़ाइन करना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि आपने सुना होगा नाम, कभी कुछ होता है इंट्यूशन, बड़ी मुश्किल है साइंस में बताना कि साइंटिफिकली कैसे आप प्रूव करेंगे इंट्यूशन कैसे होता है, लेकिन इंट्यूशन डेफिनेटली एक्सपीरियंस से तो रिलेटेड होता है। जब तक आपको एक्सपीरियंस नहीं होगा आपका इंट्यूशन काम नहीं करेगा। तो हमारा मैसेज यही था कि भाई ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमारी जो स्टैटिस्टिक्स है हमारी कंट्री, जब वी कम टू इंडिया और भारत में जो है हमारी स्टैटिस्टिक्स, उसके हिसाब से हमें डिसीजन लेना पड़ेगा, क्योंकि हम 35 के एज के कम के लोग 65% है, मेजॉरिटी है हमारी है। तो हमें उस हिसाब से देखना पड़ेगा कि हमारा क्या काम है, हम क्या कर सकते हैं। एक्चुअली ये जो मैन पावर होता है ये हमारा स्ट्रेंथ होनी चाहिए, वीकनेस तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन कुछ हद तक ये ज़रूरी है कि हमारे इंडिया में कम से कम ये इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं हो सकी, बल्कि हमारे आप नेबरहुड में देखें तो चाइना ने इसको इस्तेमाल किया मैन पावर को और उसकी स्ट्रेंथ बन गया वो। तो हमें भी सबसे पहला काम तो ये है कि हमें जो हमारे पास जो यंग जनरेशन है, ये मैं नहीं समझता ये इंसिडेंटली है शायद कि 65% हम 35 एज से नीचे हैं, तो उसको हमें अपना स्ट्रेंथ बनाना चाहिए, क्योंकि जाहिर सी बात है एनर्जेटिक होते हैं। और एजुकेशन वगैरह, उसे एजुकेशन तो खैर बहरहाल चलनी है, और जिसमें देखिए सबसे पहले ये करना है कि पर्टिकुलरली हमारे कंट्री के लिए कि एजुकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ऑब्वियसली फिर जॉब की बात होती है। जॉब में तो मैं नहीं जाना चाहूँगा, क्योंकि बहुत ही कंट्रोवर्शियल हो जाता है ये कि क्या जॉब क्या चीज़ होती है, और आपको कुछ ना कुछ तो करना ही है बहरहाल। लेकिन आपको एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप एजुकेशन में नहीं आएंगे, मेरे नहीं पता कि क्यों 100% एजुकेशन क्यों नहीं है, उसको देखना पड़ेगा। आपकी जिम्मेदारी भी है कि 100% लोग कम से कम एजुकेटेड क्यों नहीं है। ये दिस इज़ द फोरमोस्ट रिक्वायरमेंट। और आप एजुकेटेड हो जाएंगे तो आपकी थिंकिंग बदल जाएगी, आप काम करने की स्टाइल बदल जाएगी, फिर आप जो है तो खुद भी डायरेक्शन निकालेंगे। और आजकल तो देखिए सब चीज़ें बन हो रही हैं, आप खुद भी देखते हैं, मेनी ऑफ अस आर पेरेंट्स आल्सो। आजकल के जो बच्चे जो हैं वो अपने दोस्तों से ज़्यादा रिलाई करते हैं, डिपेंड करते हैं, उनसे बहुत सी इन्फॉर्मेशन। ये बात ज़रूर है कि उनसे जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो ज़रूर मिलती है, लेकिन फिर भी पेरेंट्स का जो एक्सपीरियंस है वो तो एक्सपीरियंस रहेगा ही, उसे आप रिप्लेस नहीं कर सकते उसे। तो दोनों मिला के अगर कंबाइन करें आप, तो आपकी लाइफ जाहिर सी बात है बहुत अच्छी होगी और आगे बढ़ेंगे। तो बस क्योंकि ये इनॉग्रल फंक्शन है, ज़्यादा शायद बोलना मुमकिन नहीं है, और ये 2-3 पैरामीटर हैं ऑफ कोर्स, तो उसको देखिए। अब जाहिर सी बात है पूरे दिन में की वर्कशॉप है, वर्कशॉप में ये होता है कि वी डिस्कस मोर, और आई एक्सपेक्ट कि एट द एंड ऑफ द डे वी डिसाइड एंड वी कैरी आउट सम पॉजिटिव थिंग्स फॉर द रेस्ट ऑफ द लाइफ। एंड आई थैंक द ऑर्गेनाइजर फॉर गिविंग मी दिस चांस ओवर हियर। थैंक यू सो मच। बेहद शुक्रिया सर। आइए अब दावत देते हैं एक मुतबहिर आलिम जिसकी अज़मत और शोहरत का एक जहान मोतरिफ़ है, और आप मुल्क और बैरून मुल्क में अपने खिताबात और अपने तसनीफ़ी और तालीफ़ी कामों से जाने जाते हैं। आप साहिब बसीरत, साहिबुर राय और हालात हाज़िरा पर गहरी नज़र रखने वाले कई किताबों के मुसन्निफ़, और आपका शुमार उलमाए रासिखीन में होता है। मेरी मुराद प्रोफेसर सैयद अलीम अशरफ जायसी साहब से है, जो इस यूनिवर्सिटी में डीन स्टूडेंट वेलफेयर हैं और शोबे अरबी के सदर हैं।
आएँ और अपने ख्यालात का इजहार फरमाएँ। जुज़ीता खैरा शहनशीन पर तशरीफ़ फरमा यूनिवर्सिटी के ज़िम्मेदार बिलखुसूस प्रोफेसर फरियाद साहब, ये यूथ अफेयर मिनिस्ट्री की तरफ से इस प्रोग्राम की ज़िम्मेदारी भी जो है एक जमा साल प्रोफेसर के हाथ में है। ये बड़ी जो है अच्छी ख़बर है और बच्चों दिमाग से जो है यूथ होना जो है ये सिर्फ फ़र्ज़ी बात है। दिमाग से चाहे जितना भी जवान आदमी हो ना वो बोझ उठा सकता है, ना नौजवानों के साथ आपके साथ दौड़ सकता है, ना आपकी तरह वो काम कर सकता है। ये तो दरअसल ज़हनी जवानी जो है वो सिर्फ दिल के बहलाने को गालिब ये ख़्याल अच्छा है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। ये एक ऐसा मरहला है जो अल्लाह का जो ऐसा अतिया है कि उसकी एक हद है, उसका एक वक्त है और ये गुज़र जाने के बाद जो है वो कभी नहीं आता है। इसीलिए आप देखें कि बहुत सारी चीज़ें हैं कि जिनकी हिफाजत की हमें ताकीद की गई है, उसमें सर फ़हरिस्त नौजवानी को इस्तेमाल करने का हुक्म दिया गया है। बहुत ही मारूफ़ और मशहूर हदीस है, आपने भी सुना होगा, इग़्तनिम खमसन क़ब्ल खमसिन, 5 चीज़ों को 5 चीज़ों से पहले गनीमत जानो। और पहली बात जो अल्लाह के रसूल ने कही, शबाब का क़ब्ल हरमी का, अपनी जवानी से इस्तिफ़ादा करने की कोशिश करो इससे पहले कि बूढ़े हो जाओ। तो दरअसल बुनियादी तौर पर ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। इसके लिए हमारी मिनिस्ट्री भी मुबारकबाद के लायक है और हमारी यूनिवर्सिटी भी, जिन्होंने इस प्रोग्राम को इनिशिएट किया। आपको दरअसल बुनियादी तौर पर इस वर्कशॉप का मकसद ये है कि आपको आपकी ताकत का एहसास कराना, आपकी कुदरत का एहसास कराना, आपकी एबिलिटीज़ आपको याद कराना, आपके अंदर अल्लाह ताला ने जो सलाहियतें दी हैं उनकी जो है उनको याद दिलाना है। ये सारी चीज़ें आपकी अपनी हैं। इस वर्कशॉप का मकसद जो है वो जो आपकी मिल्कियत है, जो आपके पास एसेट है, जो आपके पास असासा है, आपको याद कराया जाएगा कि आप इसकी कीमत को समझिए। अजीब व गरीब बात है कि जब ये असासा हमारे पास होता है तो हमें इसकी कीमत का एहसास नहीं होता है, और जब कीमत का एहसास होता है तो ये हमारे पास से आगे बढ़ चुका होता है। तो दरअसल बुनियादी बात यही है। और भारत युवा देश है, इसके लिए यही काफ़ी। दुनिया में इतने नौजवान कहीं नहीं हैं जितने हमारे मुल्क में हैं। 60 करोड़ नौजवान हैं। इतनी तो आबादी भी नॉर्थ अमेरिका की नहीं है, पूरे यूरोप की भी नहीं है। तो ये एक हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है। हुकूमत भी यही चाहती है कि हम इस अपॉर्चुनिटी को, इस मौके को जो है इस्तेमाल करें और ये जो नौजवानों की एक अजीम शान फ़ौज है, हम इसको नफ़ा बख्श बनाएं। बच्चों, जो भी सलाहियत आपके अंदर है, उस सलाहियत की कोई अहमियत नहीं है जब तक उस सलाहियत से आप नफ़ा हासिल नहीं कर रहे हैं और जब तक आप दूसरों को नफ़ा पहुंचा नहीं रहे हैं। जब तक उस सलाहियत का होना जो है वो कोई काम का नहीं है। तो दरअसल ये प्रोग्राम, इसका मकसद जो है वो यही है कि आपके अंदर जो सोई हुई जो सलाहियतें हैं, आपके पास जो ये मौका है, आपके पास जो ये अपॉर्चुनिटी है, आपको इसकी याद कराई जाए ताकि आप अपनी इस सलाहियत का जो है वो बेहतर से बेहतर इस्तेमाल कर सकें। इस क़ुव्वत का, इस मलका का, इस सलाहियत का जो अल्लाह ने आपके अंदर वदियत की है, आपको एहसास कराया जाए। याद रखिए, ये एहसास करना बेहद ज़रूरी है। न जाने कितने लोग हैं जिन्होंने अपनी जो है इस उम्र को, इस कीमती उम्र को ज़ाय कर दिया, कुछ हासिल नहीं कर सके, न किसी को कुछ अता कर सके। लेकिन अगर इन सलाहियतों को आप जो है इस्तेमाल करते हैं तो न सिर्फ ये कि आप एक बड़ा मकाम सोसाइटी में हाथ पाते हैं, बल्कि आप बहुत सारों के लिए जो है वो नफ़ा बख्श भी बनते हैं। याद रखिए कि किसी चीज़ की कोई कीमत नहीं है। अगर एक आदमी के हाथ में, एक बच्चे के हाथ में आप अपना सेल फ़ोन दे दें तो उसके लिए लोहे का एक टुकड़ा और सेल फ़ोन जो है दोनों यकसां ही है। असली चीज़ ये है कि आपको जो आपकी सलाहियतें हैं, आपकी जो क़ुव्वतें हैं, आपके अंदर जो एबिलिटीज़ हैं, आपको उसका इदराक होना चाहिए। वरना अगर इदराक नहीं है तो इसकी कोई कीमत नहीं है। एक मौलाना साहब थे, उन्होंने अपने शागिर्दों को बताया कि इल्म जो है बड़ा कीमती होता है, बहुत कीमती होता है। इल्म से ज़्यादा कीमती कोई चीज़ नहीं होता है। इत्तेफाक से उनके एक शागिर्द थे, उनका जूता टूट गया तो उन्होंने कहा पैसे हमारे पास नहीं है तो कोई बात नहीं है। और उस्ताद ने कहा है कि इल्म सबसे कीमती होता है। चुनांचे वो एक
मोची की दुकान पे पहुँचे और उन्होंने कहा साहब हमारे पास पैसे नहीं हैं, मगर हमारा जूता अगर आप सही कर दीजिए तो मैं आपको एक इल्म का एक मसला आपको बता दूंगा। उन्होंने सोचा कि जो उस्ताद ने सही कहा होगा और इल्म बड़ा कीमती है, तो उस इल्म के बदले में ये हमारा वो कर देगा। मोची ने भगा दिया कि अपना इल्म अपने पास रखिए, अगर पैसे हैं तो तुम्हारे जूते सही किए जाएंगे, वरना अपना इल्म लेके जाओ। तो वो बड़ा दिल शिकस्ता हुआ और वो आया, डिमोलाइज हुआ और अपने उस्ताद के पास आया, कहा हज़रत आपने ये गलत बात हमको क्यों बता दी कि इल्म बहुत कीमती होता है। अरे इल्म तो इतना बेकीमत है कि एक जूता भी दुरुस्त नहीं किया जा सकता उसके बदले में, तो कैसे आपने कह दिया कि इल्म बड़ा कीमती होता है। उन्होंने कहा बेटा इल्म कीमती ही होता है, मगर तुम जिसके पास गए थे वो गलत आदमी था, वो जिसके पास गए थे वो गलत आदमी था। तुमको ये मैं मोती लेके भेजता हूँ और इस मोती लेके बाज़ार में जाओ और सब्ज़ी वाले से सब्ज़ी मांगो, और अगर जो भी सब्ज़ी दे उसके बाद इसको जौहरी के पास ले जाओ। तो जब वो सब्ज़ी वाले के पास गया तो सब्ज़ी वाले ने कहा कि भाई हम इसके बदले में, मुझे नहीं पता है कि ये मोती इसकी क्या कीमत है, हम इसके बदले में आपकी को कुछ नहीं दे सकते हैं, ज़्यादा ज़्यादा मैं अपनी तरफ से आपको ये 2 अदद मूलियाँ दे दे रहा हूँ, इसका इस्तेमाल कर लीजिए, हमें आपकी मोती भी नहीं चाहिए। जब वो जौहरी के पास गया तो जौहरी ने कहा जनाब हमारी दुकान में इतनी दौलत नहीं है जो इस मोती के मुकाबले में हम आपको दे सकें, लिहाजा हम माजरत ख़्वाह हैं। तो वो लौट के आया तो उस्ताद ने कहा तुम समझे कि इल्म जो है वो कीमती है, मगर जो इसको समझ सके। ऐसे ही आपका शबाब, आपकी जवानी और ये जो खुफ्ता क़ुव्वतें आपके अंदर हैं ये बेहद कीमती हैं, मगर ज़रूरी है कि आपको इसका इदराक हो, आपको इसकी समझ हो, आपको इसका फ़हम हो, आप इसे जानें कि आप अपने अंदर एक जो है ताकत का एक जनरेटर लेके चल रहे हैं। ये जो उम्र है और ये महदूद टाइम के लिए है, बाद में जो है ये क़ुव्वत नहीं रहेगी, ये जौलानियत नहीं रहेगी, ये ताकत नहीं रहेगी, ये सलाहियतें जो है वो नहीं रहेंगी। और इसी सिलसिले में आपके लिए ये वर्कशॉप किया गया है ताकि आपको आपकी सलाहियतों से मुतारफ़ कराया जाए, आपको आपकी क़ुव्वतों से आगाह किया जाए। मैं बेहद शुक्रगुज़ार हूँ प्रोफेसर फरियाद साहब का, जो ऐसे तमाम जो है इनिशिएटिव जो है उन्हीं की तरफ से होते हैं और नौजवानों को ऑक्युपाई रखने की इन्हीं के पास। मुजीब साहब जब हमको नज़र आते हैं तो हमें यकीन होता है कि आसपास प्रोफेसर फरियाद साहब भी होंगे। तो ये एक पूरी टीम लेकर कर रहे हैं और ये बहुत अच्छी बात है। दूसरों के काम आना ही इंसानियत है, और दूसरों के काम जब आएंगे जब आपको पता चले कि आप क्या क्या कर सकते हैं, आपके अंदर कौन कौन सी सलाहियतें हैं, जब आपको मालूम होगा तभी कर सकते हैं। कभी इंसान को जो है सोशल एनिमल कहा गया, कभी इंसान को हैवान नातिक बोलने वाला, जो एक्सप्रेशन करने वाला एनिमल कहा गया। सच्ची बात है कि इंसान की जो रियल जो है डिफिनीशन वो है हैवान अन्नाफे, ऐसा जानदार जो दूसरों को नफ़ा पहुंचाता है। और आप भी दूसरों को नफ़ा पहुंचाइए और समझिए कि यही हमारे बनाए जाने का सबसे बड़ा मकसद है कि हम दूसरों को नफ़ा पहुंचाएं। अगर हम दूसरों को नफ़ा नहीं पहुंचा सकते और नहीं पहुंचा रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि हम अपने बनाए जाने के मकसद को पूरा नहीं कर रहे हैं। मुझे ये वर्कशॉप इसलिए भी अज़ीज़ है कि ये वर्कशॉप जो है हमारे तख्लीक़ के मकसद की तकमील की तरफ एक पेशकदमी है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मुबारकबाद। बेहद शुक्रिया सर। मेरा युवा भारत के तहत शायद वसीम रेलवी का शेर यहाँ पे सादिक़ आए कि किस तरह से नौजवानों को कहाँ पे जाना है, किस तरह से बच के चलना है, अपनी ताकतों को किस तरह से अमल में लाना है, बरूए कार लाना है। कि नई उम्रों की खुद मुख्तारियों को कौन समझाए, नई उम्रों की खुद मुख्तारियों को कौन समझाए, कहाँ से बच के चलना है, कहाँ जाना ज़रूरी है। तो बेहद शुक्रिया सर। नाज़रीन, आप समाअत फरमा रहे थे प्रोफेसर सैयद अली मशरफ जायसी साहब को, डीन स्टूडेंट वेलफेयर। अब इसके बाद प्रेसिडेंशियल रिमार्क की बारी है। मैं इस मौके पर इस सदारती कलमात के लिए दावत देता हूं प्रोफेसर मोहम्मद फरियाद साहब को, जो इस प्रोग्राम के नोडल ऑफिसर भी हैं। आपसे इल्तिमास है कि आप तशरीफ़ लाएं और अपने ज़रूरी ख्यालात का इजहार फरमाएं। जहां रहेगा वहीं रोशनी लुटाएगा, किसी चिराग का अपना मकान नहीं होता। बहुत शुक्रिया डॉक्टर ज़रार। स्टेज पे तशरीफ़ फरमा प्रोफेसर शकील साहब, आज के चीफ़ गेस्ट प्रोफेसर अली मशरफ जायसी साहब, हमारे दोस्त प्रोफेसर प्रदीप कुमार जी, हमारे एक और दोस्त डॉक्टर यूसुफ खान साहब, डॉक्टर कमरुद्दीन साहब। इस ऑडिटोरियम में चूँकि दोस्तों की पूरी जमात है तो मैं फ़र्दन डॉक्टर रहीम साहब हैं,
मुजीब साहब हैं हमारे साथी, वृक्षापति जी हैं, फसी साहब हैं, हाजिरा मैडम जो छुट्टी पे होने के बावजूद यहाँ तशरीफ़ फरमा है, डॉक्टर दानिश खान हैं, डॉक्टर अलीम हैं, विशाखापट्टनम से आफ्ताब आए हैं, डॉक्टर अदनान हैं, डॉक्टर सुमैया हैं, मीडिया सेंटर के हमारे तमाम साथी हैं, रिसर्च स्कॉलर हैं, स्टूडेंट हैं। देखिए, आज का जो प्रोग्राम है बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक इनिशिएटिव है, और वो इनिशिएटिव ये है कि हमें टेक्नोलॉजी के साथ कदम ताल करना है। हमें ऐसी चीज़ें करनी है जिससे हमारे लोगों को सहूलत फराहम हो सके। उसी के तहत जैसा कि जायसी साहब फरमा रहे थे कि हिंदुस्तान में दुनिया के सबसे ज़्यादा नौजवान बसते हैं। उन नौजवानों के लिए तमाम सहूलतें एक जगह इकट्ठा हों, एक क्लिक पे इकट्ठा हों, ये मकसद है हुकूमत हिंद का कि इसी के तहत कल, यानी जो कल आने वाला है, जो 31 अक्टूबर, जो हमारे मुल्क के पहले होम मिनिस्टर या यूँ कह लें मुजाहिद आज़ादी सरदार वल्लभ भाई पटेल की यौम पैदाइश भी है, उस मौके पे प्राइम मिनिस्टर इसको लॉन्च करेंगे, जिसका मकसद ये होगा कि पूरे नौजवानों का एक हॉलिस्टिक डेवलपमेंट हो और नौजवानों को एक ही जगह पे वो तमाम चीज़ें मुहैया हों जिसकी उन्हें दरकार है, उस तमाम इतलात मिल जाएं। इसी मकसद से मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स ने हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ हिस्सों में, मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ में कई सारे वर्कशॉप किए। मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स की जो सेक्रेटरी हैं, उनसे भी मेरी बात हुई। उन्होंने भी कहा कि हम चाहते हैं कि एक अवेयरनेस हो, एक बेदारी प्रोग्राम भी हो, सबको पता चले कि हम इस तरह का इनिशिएटिव भी कर रहे हैं और क्या बेहतर कर सकते हैं। ये बात भी कहीं ना कहीं इस तरह के प्रोग्राम से निकल के आएगी। जहाँ तक मैं तो बड़ा खुश था, लेकिन जायसी साहब की बात सुन के मैं तो अफसोस में पड़ गया कि यानी नौजवानी बाकी न रही। मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स ने जो डिफिनेशन दी है जो यूथ की, उसके हिसाब से बेसिकली वो 13 से 29 साल के लोगों को फोकस कर रहे हैं। तो जो 13 से 29 साल का, ये देखिए, ये जो उम्र है ना, मैं अक्सर अपने ख़ास तौर से जो हमारे स्टूडेंट हैं, चाहे डिपार्टमेंट के हों, चाहे NCC NSS के जो स्टूडेंट हों, उनसे जब मैं बातचीत करता हूं तो ये बात कहता हूं कि देखिए, बड़ी ज़बरदस्त उम्र है ये। इस उम्र में आप पत्थर भी खाइए तो हजम हो जाता है, आप दीवार को फान जाइए, आप कुछ भी कर दीजिए, एनर्जी आपके पूरे जिस्म में घूमती रहती है। बस ज़रूरत इस बात की है कि उस एनर्जी को सही डायरेक्शन मिल जाए, क्योंकि अगर इस उम्र में अगर सही डायरेक्शन ना मिले तो वो रहमत के बजाय जहमत भी बन जाती है। आप ट्रैक से उतर जाते हैं और वो चीज़ें आपके लिए और पूरे माशरे के लिए मुसीबत भी बन जाती है। तो शायद यही वजह है कि गवर्नमेंट भी इस मामले में बहुत फ़िक्रमंद है। वो चाहती है कि नौजवानों का होलिस्टिक डेवलपमेंट हो। खुशकिस्मती की बात है हम सब मानू के लोगों के लिए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो चाहती है, हमारी यूनिवर्सिटी भी वैसा ही चाहती है। हम आज खुशकिस्मत हैं कि हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर नौजवानों की तरबियत के लिए कई सारे प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। एक तरफ मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स की तरफ से NSS भी चलाया जा रहा है, दूसरी तरफ हमारे पास, हम बड़े फ़ख्र के साथ कह सकते हैं कि वर्दीधारी जिसको कहते हैं, यूनिफॉर्म में जो लोग होते हैं, और तलबा को एक सेकेंड लाइन मिलिट्री ट्रेनिंग जो मिलती है हिंदुस्तान में NCC के ज़रिए, मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ। या थोड़ी बहुत भी अगर डिसिप्लिन मुझ में है, थोड़ा बहुत, मैं मानता हूँ कि मैं ज़्यादातर डिसिप्लिन मेंटेन नहीं कर पाता, वो शायद NCC की वजह से। मैंने 5 साल NCC किया है बनारस 7 UP एयर स्क्वाड्रन NCC BHU वाराणसी में, और शायद उसकी वजह है जिसकी तहत मुझे घूमने की बहुत आदत पड़ गई, बहुत जगह शायद बोलने की आदत वहीं से पड़ी। शायद यूँ कह लीजिए कि पूरी तरह का इंसान का ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है अगर आप अच्छे से इन प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करें। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी इसको बहुत प्रमोट कर रही है।
आज देखिए, आज आप सब जिस तरह के हालात पूरे दुनिया में बन रहे हैं, उसमें एनसीसी जैसी ट्रेनिंग की ज़रूरत हमें लगता है कि हम हर नौजवान को लेनी चाहिए, ताकि वक्त ज़रूरत पर हम अपने मुल्क के काम आ सकें, एक अपने लोगों की मदद कर सकें। एनसीसी में आप सबको लगता होगा कि शायद सिर्फ़ और सिर्फ बंदूक चलाने की ट्रेनिंग दी जाती है, गन चलाने की ट्रेनिंग दी जाती है, तो ऐसा नहीं है। हम एनसीसी में फ़र्स्ट एड भी सिखाते हैं, हम सीपीआर भी सिखाते हैं, हम एनसीसी में ये भी बताते हैं कि किस तरीके से कैंप में घर से दूर अकेले और डिसिप्लिन वाली लाइफ जो मिलिट्री की लाइफ होती है उसे गुजारा जाए। लेफ्टिनेंट मुजीब साहब हैं जो इतने बरसों की यूनिवर्सिटी के बाद दोबारा अभी ट्रेनिंग पे गए थे और पूरे 3 महीने फिर उसी डिसिप्लिन में, जैसा स्टूडेंट रहता है शायद उससे भी ज़्यादा ऑफिसर्स ट्रेनिंग जो कैंप होता है वो करके आए हैं, मुकम्मल करके आए हैं। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं आपकी पर्सनालिटी को निखारने के लिए है। जायसी साहब के यहाँ मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए मैं बताता चलूँ, वाइस चांसलर साहब से बात हुई है और उन्होंने रजामंदी जाहिर की है कि हम एयर फोर्स एनसीसी के लिए भी अप्लाई करेंगे और इंशाल्लाह मानू में बहुत जल्दी, अभी आर्मी एनसीसी है, अब हम एयर फोर्स एनसीसी भी करेंगे। चूँकि मैं एयर फोर्स कैडेट रहा, एयर विंग कैडेट था, तो मेरी भी ख्वाहिश थी कि एयर विंग एनसीसी हो, ताकि हमारे बच्चों को पैरासेलिंग, पैराग्लाइडिंग, अभी जो गुज़िश्ता वाक़यात हुए हैं मिडिल ईस्ट में उसकी वजह से पैरासेलिंग लोगों की ज़बान पे आ गया है, आप समझ गए। वरना हम लोग जब कहते थे कि हमने पैरासेलिंग की है, पैराग्लाइडिंग की है, एरो मॉडलिंग किया है, तो बहुत सारे लोग नहीं समझ पाते थे। इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें यूनिवर्सिटी में आएंगी तो नौजवानों को और अपॉर्चुनिटी मिलेगी। मैं बार बार कहता हूँ नौजवानों से कि देखिए ये सब चीज़ें एक, लेकिन इसके साथ जो शराइत की बात मैं जो करता हूँ ये कहता हूँ कि जिस तरीके से यूनिवर्सिटी में आप एकेडमिक्स के लिए आए हैं, आप अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए आए हैं, वरना डिग्री तो किसी डिस्टेंस मोड से आपके घर तक पहुँच जाती, लेकिन यहाँ पर अगर आप आए हैं तो जाहिर सी बात है हॉलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए आए हैं, उन कामों के लिए आए हैं जिससे आपकी पर्सनालिटी में 4 चांद लग जाएं, आप दूसरों से अलग नज़र आएँ, देख के लोग समझ जाएं कि ज़रूर मौलाना आज़ाद उर्दू यूनिवर्सिटी या किसी अच्छी सेंट्रल यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म रहा है। वजह यह है कि जिस तरीके से खाने के कई सारे कंपोनेंट हैं, दाल चावल सालन रोटी सब्ज़ी होता है, दाल चावल रोटी सब्ज़ी का टेस्ट और बढ़ जाता है अगर उसके साथ अचार, पापड़, सलाद और कुछ डेज़र्ट आइटम हो। यूनिवर्सिटी में आपकी जो डिग्री है वो बेसिकली दाल चावल जो सालन है वो आपकी डिग्री है, लेकिन अगर आप उसके साथ साथ आप एनसीसी करते हैं, एनएसएस करते हैं, ड्रामा क्लब में हैं, फिल्म क्लब में हैं, आप पोइट्री क्लब में हैं, है ना, इन तमाम जगहों पे अगर हैं तो ये आपके लिए अचार, सलाद, पापड़ जिस तरह खाने का टेस्ट बढ़ा देती हैं, उसी तरीके से आपकी पर्सनालिटी में ये इस तरह से इम्प्रूव करती हैं। हाँ, लेकिन इसका एक शर्त ये भी है कि अगर आपने अपने पढ़ाई की शर्त पे, अपने डिग्री की शर्त पे अगर सिर्फ आप ड्रामा ही करने लगे तो फिर सिर्फ अचार खा के आप अपनी ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। सिर्फ एनसीसी ही करने लगे और अपनी पढ़ाई छोड़ दिया आपने तो फिर आप पापड़ खा के दिन गुजार नहीं सकते, तो ये ठीक उसी के मानिंद होगा। मैं आप सब से अपील करता हूँ कि आप सब यूनिवर्सिटी के जितने भी यूथ वेलफेयर प्रोग्राम हैं, स्कीम्स हैं, उन सब में बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए। ये आप हम सब की खुशकिस्मती है कि जो डीएसडब्ल्यू साहब बहुत फ़ाल हैं, बहुत ही एनर्जेटिक हैं। वो भले ही ये कह रहे थे कि उम्र का जो मामला है वो नौजवानी पे हावी होता है, नौजवानी उम्र से काउंट होती है, लेकिन उनको देख के तो मुझे लगता है कि जायसी साहब शायद आज भी नौजवान हैं। सुबह से शाम तक मैं देखता हूँ लगातार बिजी रहते हैं, कभी इस प्रोग्राम में, कभी उस प्रोग्राम में। सर आपके बहाने हम खुद भी महसूस कर लेंगे ना। दूसरी चीज़ शकील साहब को देखते हैं। भाई देखिए, जो एज है उस एज में भी इतने एक्टिव हैं, इतने फ़ाल हैं। जिस तरीके से हम बात करते हैं कि अभी टोली चौकी जाना है, मेहदीपट्टम जाना है, शकील सर के उतने फॉरेन ट्रिप्स होते हैं कि अभी ईरान से लौटे हैं, अभी अगले महीने फ्रांस जाना है, फिर उसके बाद जो है गवर्नमेंट ऑफ फला का इनविटेशन है, हिंदुस्तान को वहाँ हिंदुस्तान की नुमाइंदगी वहाँ करनी है, और साल भर में शायद हम जितना डोमेस्टिक टूर नहीं होता होगा, शकील सर के उतने इंटरनेशनल टूर्स होते हैं और हिंदुस्तान की नुमाइंदगी करते हैं। और हम सब का सीना फ़ख्र से चौड़ा हो जाता है कि हम सब के बीच में ऐसे लोग भी हैं जो हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में और कहीं ना कहीं ये चीज़ों में। मैं अपनी बात बहुत ही आखिरी बात कहते हुए ख़त्म करता हूँ कि मेरा युवा भारत पोर्टल के ज़रिए आपको
बहुत सारी ख्वाहिशें होंगी कि उस पोर्टल पे क्या क्या होना चाहिए। इस वर्कशॉप में ये तो इनॉग्रल सेशन है, इनॉग्रल सेशन के बाद इंशाल्लाह हम मुंतकिल करेंगे इस प्रोग्राम को डिपार्टमेंट ऑफ MCJ के ऑडिटोरियम में, क्योंकि यहाँ 3 बजे से दूसरे प्रोग्राम्स भी होने हैं। प्लस जो हमारे मेहमानान हैं, हम जानते हैं कि उनका वक्त बहुत कीमती है, कई सारे वक्त से, तो एक 1 बाय 1 करके हम जाएंगे। दूसरी एक चीज़ ये है कि जो भी हमारे पार्टिसिपेंट हैं वो रजिस्ट्रेशन ज़रूर कराएंगे, क्योंकि रजिस्ट्रेशन कराने वालों को ही हम सर्टिफिकेट दे पाएंगे, एक बात। दूसरी बात आपको जान के शायद अच्छा लगे कि ये पूरा जो वीडियो है, ये पूरा शूट हो रहा है और मिनिस्ट्री ने कई बार कहा है कि पूरा वीडियो आप हमें भेजिएगा, और कहीं ना कहीं ये मिनिस्ट्री को मदद पहुंचाएगी पूरे वर्कशॉप की कि यूथ चाहता क्या है उस पोर्टल के थ्रू। तो हम आइंदा सेशन में आपसे उन चीज़ों पे भी इंशाल्लाह बातचीत करेंगे, हमारे एक्सपर्ट्स, रिसोर्स पर्सन्स बातचीत करेंगे। मैं आप सबका फ़र्दन शुक्रिया भी अदा करता हूं, हालांकि बाकी जो इसकी ज़िम्मेदारी हमारे और साथियों पर है। मैं इस बात पे भी बहुत सारे लोगों का शुक्रगुजार हूं कि जो बहुत छोटी सी मैसेज पे, देखिए ये बहुत जल्दी में हुआ, अगर हमें शायद थोड़ा 1 हफ्ते का मौका मिलता तो हम और अच्छे तरीके से कर पाते, लेकिन कुछ हमारे साथी हैं जिनसे डिस्कस करके हम लोगों ने जल्दी प्लान किया। डॉक्टर दानिश हैं, आमिर बद्र हैं, जर्रार हैं, अलीम साहब हैं, बहुत सारे जिनसे और जल्दी चीज़ें हुई, क्योंकि आज का ज़माना शायद अब ऐसा नहीं है कि अब हम बहुत वक्त दें। शायद यही होगा कि आज लेटर आएगा, कल आपको प्रोग्राम करना पड़ेगा। तो इसलिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमको लगता है कि और बेहतर हो सकती थी, लेकिन शायद वक्त की किल्लत की वजह से उस तरीके से नहीं हो सका। बेहद शुक्रिया, खुदा हाफिज़। इस सदारती खुतबे के लिए बेहद शुक्रिया सर। नाजरीन, अब तक जिन मौज़ूआत पे बात हुई और आगे जिन मौज़ूआत पे बात होनी है वो मैं आपके गोशगुजार कर देना चाहता हूँ। यूथ एम्पावरमेंट, एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट, रोज़गार के मौक़े, कारोबारी ताउन, हिफ़्ज़ान सेहत, सिनफ़ी मसावात, समाजी और माशी ज़िम्मेदारी, सक़ाफ़त की हिफाजत, गुर्बत का ख़ात्मा, डिजिटल ख़ानदगी, क़यादत का फ़रोग़, आलमी आगाही, समाजी शमूलियत और समाजी तामीर, इन तमाम मौज़ूआत को हम लोगों ने इकट्ठा किया है। इस पे आज कुछ मौज़ूआत पे इस वक्त बात हो चुकी है। आफ्टरनून के यानी दोपहर बाद के सेशन में इन मौज़ूआत पे बात होगी। मज़ीद जो मौज़ूआत आपके जहन में हैं वो भी नोट करके लाइए और उन पे वर्कशॉप में ज़रूर बात होगी। इसी के साथ अब हम बिल्कुल आखिरी मरहले में हैं और मैं यहाँ पर दावत देता हूँ इजहार तशक्कुर के लिए हमारे अलुमनी डॉक्टर मोहम्मद अदनान साहब को, जो कि मानू में 2012 में तशरीफ़ लाए थे गालिबन और 2023 तक यहाँ पे से अभी इनकी PhD अवार्ड हुई है 2023 में। आपसे दरख्वास्त है कि आप तशरीफ़ लाएँ और इजहार तशक्कुर पेश करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कन्वीनर प्रोफेसर फरियाद साहब, मेहमान ख़ुसूसी सैयद अलीम अशरफ जायसी साहब, आज के तमाम मुक़र्रिरीन और तमाम सामीन, सामियात, तलबा और तालिबात, हम बहुत लंबा इज़हार तशक्कुर पेश नहीं करेंगे। बड़े लोगों ने बड़ी बातें की हैं, उस पर एक शेर कह के और तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करेंगे कि क्या लोग थे जो राह वफ़ा से गुज़र गए, क्या लोग थे जो राह वफ़ा से गुज़र गए, जी चाहता है नक्शे कदम चूमता चलूँ। मैं इस मौके पर बिलखुसूस प्रोफेसर सैयद अलीम अशरफ जायसी साहब का, प्रोफेसर फरियाद साहब का, प्रोफेसर प्रदीप कुमार साहब, कमरुद्दीन साहब, प्रोफेसर शकील साहब का खुसूसी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने वक्त निकाला और हमें कीमती बातें हमें गोशे गुजार की। इस मौके पर दूसरे डिपार्टमेंट से और बाहर से तशरीफ़ लाए हुए हमारे साथी और यूनिवर्सिटी से मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट से तशरीफ़ लाए हुए तलबा और तालिबात, आपका बेहद शुक्रिया कि आप इस प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए और इस इफ्तिताई प्रोग्राम को बेहद ही कामयाब बनाया। साथ ही साथ मैं आज की निज़ामत कर रहे डॉक्टर जर्रार साहब का बेहद शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका फ़राहम फरमाया और इज़हार तशक्कुर का फ़रीज़ा अंजाम देने के लिए। आखिर में मैं इस ऑडिटोरियम के टेक्निकल टीम का शुक्रिया अदा करते हुए आपसे
विदा लेता हूँ ये बात कहते हुए कि नौजवानों को मुखातब हूँ कि नहीं तेरा नशेमन कसर सुल्तानी के गुंबद पर, नहीं तेरा नशेमन कसर सुल्तानी के गुंबद पर, तो शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। और आखिर शेर, कोशिश भी कर उम्मीद भी रख रास्ता भी चुन, कोशिश भी कर उम्मीद भी रख रास्ता भी चुन, फिर उसके बाद थोड़ा मुकद्दर तलाश कर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शुक्रिया के लिए शुक्रिया। अब मैं टेक्निकल टीम से दरख्वास्त करता हूं कि कौमी तराना पेश करें। आप सबसे दरख्वास्त है कि कौमी तराने के तक़द्दुस में अपनी नशिस्तों से खड़े हो जाएं।